हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये है प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण, यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। कौन कौन से सिद्धांत हैं लोक प्रशासन के, तो उसी कड़ी में ये प्रशासनिक प्रबंधन दृष्टिकोण या प्रशासनिक प्रबंधन सिद्धांत की बात आज हमें करनी है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस सिद्धांत के प्रणेता कौन हैं, या प्रशासनिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इस दृष्टिकोण से देखने वाले कौन कौन से थिंकर्स हैं। तो एक नाम जो आपको याद रखना है ये है हेनरी फायोल, एक नाम याद रखना है मूनी, और एक रैली, और इसके अलावा गुलिक और उर्विक का भी नाम आपको याद रखना है। और फिर कौन सा है, मेरी पार्कर फॉलेट। तो इस तरह से आपको फिर से एक बार नाम बोल देते हैं, हेनरी फायोल, मूनी, रैली, गुलिक और उर्विक, मेरी पार्कर फॉलेट। और ये जो मेरी पार्कर फॉलेट हैं ये इस दृष्टिकोण के प्रचारक के रूप में इन्हें जाना जाता है और इनको एक अंतिम व्यक्ति माना जाता है। अब बात करते हैं कि जिन लोगों का हमने अभी आपके सामने नाम लिया, इन सब का एक मत क्या है। तो तीन बातें हैं जिस पे ये लोग एक मत हैं। पहली बात कि ये सभी, या ये कहें कि इस सिद्धांत के अनुसार तीन बातें हैं जो मूल आधार बनाती हैं। पहली बात कि इस सिद्धांत में प्रशासन या संगठन की संरचना जो है इसको सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है। किसको? संरचना को, स्ट्रक्चर को। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये फिजिकल भी मान सकते हैं और थ्योरेटिकल भी मान सकते हैं। यानी कि किसी भी संगठन में जो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो वहाँ की अवसंरचना होती है, बिल्डिंग हो गई, वहाँ के सेक्शंस हो गए, रूम हो गए, काउंटर हो गए, ये सब क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर हो गया। और वहाँ थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर का मतलब है कि यार वहाँ पे वहाँ का हेड कौन है, हेड के नीचे सबऑर्डिनेट कौन है, उन सबऑर्डिनेट्स के नीचे कौन कौन से वर्कर्स हैं, ये पूरा स्ट्रक्चर। तो कह रहे हैं कि इस दृष्टिकोण में प्रशासन के लिए सबसे महत्वपूर्ण या संगठन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है? संरचना है। ये हो गई भाई। इनका मानना है कि संरचना के बिना तो संगठन चल ही नहीं सकता है। यानी कि आप ऐसा कोई संगठन नहीं चला सकते जिसका ऑफिस ही ना हो, या ऐसा कोई संगठन नहीं चला सकते जिसमें कि कार्य भार को डिवाइड ना किया गया हो, कामों को विभाजित किया गया होगा। और उसी विभाजन को हम क्या कह रहे हैं? उसी को तो हम थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर कह रहे हैं। तो इनका मानना है कि संरचना एक साधन है और इसके माध्यम से किया क्या जाता है, संगठन में काम कर रहे व्यक्ति को करने के लिए काम सौंपे जाते हैं और ये काम एक दूसरे से संबद्ध होते हैं। तो संरचना जो है, जब संरचना बोला जाए तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? आपके दिमाग में आना चाहिए ऑफिस, आपके दिमाग में आना चाहिए कार्यों का विभाजन। इसके बाद क्योंकि इन सभी पॉलिटिकल थिंकर्स ने संरचना पर ज़्यादा जोर दिया, बल दिया, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? संरचनावादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरचनावादी। तो एक बात तो ये हो गई किसके बारे में? संरचना के बारे में। ये जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं, या ये जो लोग हैं, थिंकर्स हैं, इनकी बात कर रहे हैं, इन सब का एक मत से ये मानना है कि संरचना बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। दूसरा, इनका मानना है कि इनका जो अनुभव है ये व्यापक हैं। कैसे हैं? व्यापक हैं। मतलब इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं प्रशासन को लेकर के, ये सिद्धांत विश्व में किसी भी देश, किसी भी स्थान, किसी भी प्रकार के संगठन में लागू होते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है व्यापकतावाद। क्योंकि इनका मानना है कि ये सब जो सिद्धांत बने हैं, कैसे बने हैं? इन्होंने अपने अनुभव, जो औद्योगिक संगठनों में इन्होंने अपना अनुभव लिया, वहाँ से इन सिद्धांतों को बनाया गया है। ठीक है, तो दो बातें हो गई। पहली बात हमने क्या बताई थी? संरचना पे बहुत जोर है। और दूसरी बात हमने क्या बता दी कि इनका मानना है कि जो भी सिद्धांत ये बता रहे हैं ये हर जगह लागू होते हैं। तीसरी बात, तीसरा इनका मानना है कि अब ये जो बात हर जगह क्योंकि लागू होती है, तो ऐसे सिद्धांतों को जो हर जगह लागू हो समान रूप से, उन्हें क्या कह दिया जाता है? वैज्ञानिक सिद्धांत। उसे क्या कह दिया जाता है? वैज्ञानिक सिद्धांत। इनका मानना है कि हमने जो अनुभव प्राप्त किया है वो उद्योगों में और सेना में रह कर के प्राप्त किया है। वहाँ हमने इसको
क्रियान्वित करके देखा है, तो इसलिए ये काल्पनिक नहीं है, और क्योंकि काल्पनिक नहीं है, अनुभव पे आधारित है, इसलिए ये वैज्ञानिक हैं। तो इनका मानना है कि ये जो हमारा अनुभव रहा है उसमें हमने ये पाया कि यदि इन सिद्धांतों को लागू किया जाए तो इससे संगठन में मितव्ययता आ जाती है और दक्षता बढ़ जाती है, इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और इकोनॉमिकल हो जाता है। तो ये हो गई बात कि इन सभी लोगों का 3 मुख्य आधार क्या है वैचारिक रूप से। अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट हेनरी फायोल की। सभी विचारकों में सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट कौन है? हेनरी फायोल। तो हेनरी फायोल मूलतः एक फ्रेंच विद्वान थे और इनको सार्वभौमिकतावादी माना जाता है। तो इसका मतलब क्या है ये हमने बता ही दिया, यानी जो व्यक्ति अपने सिद्धांत को ये बताए कि इन सिद्धांतों को विश्व में कहीं भी लागू किया जाए उसका परिणाम एक जैसा आता है, तो इस प्रकार की विचारधारा वाले व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? सार्वभौमिकतावादी कहा जाएगा। इनका बैकग्राउंड थोड़ा देख लेते हैं, एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो ये इंजीनियर थे और इन्हें प्रबंधकीय क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है। प्रबंधकीय क्रांति का जन्मदाता कहा जाता है, ठीक। इसके अलावा इनकी जो विचारधारा है, जो इन्होंने अपने विचार दिए हैं, राजनीति पॉलिटिकल जो थिंकर की किस कैटेगरी में इनको रखा जाएगा, तो इनको हम प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा का या शास्त्रीय विचारधारा या प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा, इसके अंदर इनको कैटेगराइज करते हैं। फिर इसके बाद ये जो हैं फायोल, ये लोक प्रशासन के पहले प्रकार्यवादी हैं। फंक्शनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म और स्ट्रक्चरलिज्म। देखिए, संरचनावादी का क्या मतलब होता है आपको बता दिया गया है कि जो प्रशासन में संरचना को बहुत महत्व देता है उसको संरचनावादी कहती है। इसी प्रकार से जो अपने सिद्धांतों को कहता है कि दुनिया में कहीं भी समान रूप से लागू होते हैं उसको क्या कहते हैं? सार्वभौमिकतावादी। अब अपने को देखना इसका क्या मतलब है, प्रकार्यवादी का क्या मतलब है। ऐसे समझिए कि जीव विज्ञान में एक विषय होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम ये पढ़ते हैं कि मनुष्य के अंदर जो विभिन्न अंग हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो जैसे हम मनुष्य के शरीर के अंगों को पढ़ रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली पढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से फायोल भी किसी संगठन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर जो उसका पूरा कार्य प्रणाली है उसको पूरा क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि भाई जो हमारा हार्ट है, हार्ट से ब्लड कहाँ फ्लो होकर कहाँ पहुँचता है, पहले ऑर्गन्स में जाता है, फिर उसके बाद वापस लंग्स में जाता है, फिर लंग्स से फिर हार्ट में आता है। तो ये पूरी कार्य प्रणाली हम पढ़ते हैं। इसी प्रकार से फायोल ने किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो कार्य प्रणाली होती है उसको सबसे पहले अध्ययन करना स्टार्ट किया। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? प्रथम प्रकार्यवादी, फंक्शनलिज्म। तो ये हो गई बात। अब इसके बाद फायोल बेसिकली थे क्या? ये प्रबंधक थे, ठीक, मैनेजर थे, और इनका एक लंबा एक्सपीरियंस था और इसी के आधार पे इन्होंने एक बुक लिखी, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। और इसमें इन्होंने बहुत सारे अपने जो सिद्धांत हैं वो बता रखे हैं, जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब प्रकार्यवादी के रूप में इनको समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीव विज्ञान, बायो में जिस प्रकार से अंग विशेष का हम कार्य संपादन पढ़ते हैं, उसी प्रकार से इन्होंने लोक प्रशासन में भी इसको अप्लाई किया और विश्लेषण किया कार्यों का, और सभी जो कार्य हैं उन गतिविधियों को क्या बोला इन्होंने? औद्योगिक गतिविधियां कहा। अब इनके अनुसार संगठन में विभिन्न कार्य होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि ये कौन है? प्रकार्यवादी हैं। तो यानी कि ये बताना चाह रहे हैं कि संगठन हो या कंपनी हो उसमें कई तरह के कार्य होते हैं। क्या क्या इन्होंने अध्ययन करके देखा? उन्होंने कहा कि देखिए, एक जो है काम टेक्निकल होता है। किसी भी कंपनी में एक टेक्निकल सेक्शन होना चाहिए। किसी भी कंपनी में एक वाणिज्यिक कार्य करने के लिए भी एक सेक्शन होना चाहिए। एक सेक्शन जो फाइनेंशियल जो काम होते हैं, वित्तीय जो काम होते हैं, उनके लिए होना चाहिए। इसी तरह से मैनेजमेंट के लिए एक अलग सेक्शन होना चाहिए, अकाउंटिंग के लिए अलग सेक्शन होना चाहिए, सिक्योरिटी के लिए अलग। तो इस तरह से इन्होंने कहा कि देखिए भाई,
संगठन के कार्यों को इतने भागों में बांटा जा सकता है। अब इसके बाद जो प्रशासनिक कार्य हैं या जो प्रबंधकीय जो कार्य हैं, इनमें से ये वाला जो है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है इनके अनुसार, ये वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है। अब ये जो प्रबंधकीय कार्य है इसको भी इन्होंने और क्लासीफाई किया है। कैसे कि भाई जो प्रशासनिक कार्य होगा या जो प्रबंधकीय कार्य होगा उसमें प्लानिंग होनी चाहिए। उसमें क्या क्या शामिल है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन। पर जो आपकी प्लानिंग हो, यानी कि आपको कुछ टास्क दिया गया है। जैसे मान लीजिए कि किसी कंपनी का एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो अब एनुअल फंक्शन की एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई कितने दिन चलेगा, 3 दिन चलेगा। 3 दिन चलेगा तो स्टार्टिंग कैसे होगी, उसका एंड कैसे होगा, बीच में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी। तो ये सब क्या हुआ, ये प्लानिंग के अंतर्गत आ गया। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि कितने लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, उनको क्या क्या काम देने हैं, ये कमांड में आ जाएगा। फिर कंट्रोल कैसे होगा, कौन व्यक्ति होगा जो बैकअप प्लान जिसके पास होगा, कौन पर्सन होगा जो अलग अलग चीज़ें हैं उनको व्यवस्थित करके रखेगा। तो कंट्रोल भी होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, यानी सबको पता हो कि कौन क्या काम कर रहा है, तो यदि कोई ज़रूरत पड़ जाए तो उससे उस प्रकार की सहायता ली जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि इसको इन्होंने PO इस तरह से इसको आप याद कर सकते हैं और ऐसे बोला जाता है। तो P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, C फॉर कमांड, C फॉर कंट्रोल, C फॉर कोऑर्डिनेशन। अब जो प्लानिंग है उसमें उसके लिए भी इन्होंने 4 एलिमेंट बताए हैं कि प्लानिंग में ये 4 एलिमेंट होने चाहिए। इनको हम आगे डिटेल से देखने वाले हैं। यूनिटी है, कंटिन्यूटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, एक्यूरेसी है, सॉरी। अब देखिए, हेनरी फायलो पहले चिंतक हैं जो संगठन का विश्लेषण कार्य की दृष्टि से करते हैं, इसीलिए इनको प्रकारवादी भी कहा जाता है। तो हमने पहली बात कर ली है। इनका मानना है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संगठन हो, चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट हो, दोनों में जो ऊपर इन्होंने बताया है उस प्रकार की गतिविधियां चलती हैं और इसका संपादन का जो दायित्व होता है विशेष अधिकारी के पास होता है और इसीलिए इसका जो कार्य है इनका विभाजन किया गया है जिससे कि विशेषज्ञीकरण हो सके। जैसे आपको हमने ऊपर जो काम बता दिए संगठन के, उसमें एक्सपर्ट हर फील्ड का जो हेड होना चाहिए वो कौन हो, एक्सपर्ट होना चाहिए। फिर हमने ये बड़ी बात आपको पहले बता दी कि उन सारे जो फंक्शंस हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, प्रशासकीय या प्रबंधकीय है। अब पॉक वाली बात हमने आपको बता ही दी है। इन सब में भी जो प्लानिंग है, नियोजन, उसको सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने बताया। अब प्लानिंग में हमने कहा था कि कुछ बातें होनी चाहिए, जैसे यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब है कि जब भी संगठन के लिए योजना बने तो संगठन के सभी भागों को ध्यान में रखा जाए। यानी कि जब आप देश के लिए, उदाहरण के लिए आप किसी कंपनी की बात करें अगर, तो जब उत्पादन के लक्ष्यों की बात की जाए तो बिक्री पे भी नज़र डाली जाए कि बिक्री कैसे होगी, और जब बिक्री की प्लानिंग की जाए तो ये भी ध्यान दिया जाए कि डिमांड कितनी है। और इस प्रकार से इन सब बातों को जोड़ करके देखा जाना चाहिए। यानी केवल ऐसा नहीं कि मीटिंग हुई और केवल प्रोडक्शन पे बात चल रही है, इस पे भी बात चलनी चाहिए कि उसकी सेलिंग कैसे होगी, और इसकी भी बात की जानी चाहिए कि प्रोडक्शन डिमांड कितनी है। क्योंकि इन सब बातों की कमी हम देख सकते हैं अपने प्लानिंग में। जो हमारे देश में जो विकासशील जो भी देश हैं उनकी जो प्लानिंग्स होती हैं उनमें एक जो एकता वाली बात है ये बड़ी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि सामान्यतः भारत और दूसरे विकासशील देशों में ये वाला तत्व थोड़ा कम देखा गया, इसलिए इसके बुरे परिणाम देखने को मिले। जैसे कृषि को उद्योग से नहीं जोड़ा गया, उद्योग को सेवा से नहीं जोड़ा गया, तो इस वजह से एक कारण माना जाता है कि पंचवर्षीय योजनाएं जो उनके लक्ष्य थे वहाँ तक प्राप्ति नहीं कर पाई। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो यूनिटी है, यूनिटी वाला अगर एलिमेंट नहीं होगा तो जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। फिर दूसरी बात है कंटिन्यूटी। तो देखिए ऐसा है कि दीर्घकालिक जो लक्ष्य हैं वो बनाए जाने चाहिए।
क्योंकि जब दीर्घकालिक लक्ष्य होंगे तब जो आप योजना बना रहे हैं वो सतत चल पाएगी, क्योंकि जो दीर्घकालिक लक्ष्य होगा वो जल्दी तो प्राप्त किया नहीं जाएगा, उसका टाइम लगेगा, और टाइम लगेगा तो वहाँ तक पहुँचने के लिए जो आज आपने प्लान तैयार किया है उसके बाद वाले प्लान से, उसके बाद वाले प्लान से पूरा लिंकिंग होना चाहिए। तो ये वर्तमान समय में बड़ी प्रासंगिक बात है, बड़ी रिलेवेंट ये इशू है। जैसे कि भारत सरकार ने भी विज़न 2020 तैयार किया और इसके लिए काम शुरू कर दिया, बाकी देशों में भी इस प्रकार से। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फायोल जो है यहाँ पे बड़े प्रासंगिक हो जाते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं लोचशीलता, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्लानिंग तो हमने बना ली, लेकिन अचानक से अगर कोई चैलेंज सामने आ गया, जैसे कि मान लीजिए कि कोरोना की बात करें, अब हम हर सेक्टर, इंडस्ट्री के हर सेक्टर में अलग अलग प्लानिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन कोविड को लेकर के कोई भी पहले से इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था कि इस तरह की भी कोई चीज़ आ सकती है। तो ये अब आ गया, अब ये पैंडेमिक चल रहा है, तो अब फिर होना ये चाहिए कि जो हमारी प्लानिंग है उसको उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी लाएँ, उसको प्लान बी हमारा रेडी रहना चाहिए कि अब क्या, अब ये सिचुएशन आ गई तो अब क्या। तो योजना ऐसी बनाई जाए कि अगर योजना लागू करते समय कोई आकस्मिकता पैदा हो जाए तो योजना के लक्ष्य पर कोई बुरा प्रभाव ना पड़े और योजना में आवश्यकता अनुसार समायोजन किया जा सके। इसके बाद बात करते हैं सटीकता की। देखिए अच्छी प्लानिंग का मतलब यही है, प्लानिंग अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट कर ली गई तो उसमें सटीकता आएगी। लक्ष्य निश्चित होने चाहिए, लक्ष्य निर्धारण सही प्रकार से अगर कर लिया जाए तो योजना की सफलता सुनिश्चित हो जाती है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लक्ष्य बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बनाए जाएं, और ये भी नहीं होना चाहिए कि लक्ष्य बहुत ही छोटे रहें, संतुलन रखा जाए। अब इसके बाद जैसे कि इसको उदाहरण ले सकते हैं, जैसे आतंकवाद हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो ये जो समस्याएं हैं इनके लिए एक अच्छा प्लानिंग करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं हेनरी फायोल एक सार्वभौमिकतावादी। हमने इसकी बात पहले ही कर ली है, सार्वभौमिकतावादी का मतलब क्या है। तो भाई इन्होंने कुछ सिद्धांत बनाए हैं और इन्होंने कहा कि यार ये जो सिद्धांत हैं हमारे, ये चाहे पब्लिक सेक्टर हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, ये बिल्कुल कैसे हैं, मूल्य निरपेक्ष हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये संगठन के प्रकार से निरपेक्ष हैं, परे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ये वाली बात सरकार के संगठनों में कर रहे हैं या प्राइवेट संगठनों में कर रहे हैं। ये जो इनके सिद्धांत हैं, ये इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किस प्रकार के व्यक्तियों के लिए लागू किया जा रहा है, मूल्य निरपेक्ष है। जैसे अमेरिका के जो निवासी हैं, उनके जो मूल्य हैं वो अलग हैं। उनके लिए अमीरी और गरीबी की जो परिभाषा है वो अलग प्रकार से हो सकती है। भारत में मूल्य अलग हैं। भारत में जो मितव्ययी व्यक्ति होता है, जो कम पैसे होते हैं जिसके पास, उसको थोड़ा सा समान भी एक तरह से दार्शनिक तौर से उसको सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। तो कहने का मतलब है हर देश के लिए मूल्य अलग होते हैं। मूल्य क्योंकि किस पर निर्भर करते हैं, परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। तो इनका कहना है कि देखिए मूल्य कुछ भी हो, जो हम सिद्धांत बता रहे हैं, यदि आप इनको लागू करेंगे तो इसका परिणाम वैसा ही आएगा जैसा हमने आपको बताया है। तो मूल्य निरपेक्ष सिद्धांत बताते हैं ये। इनका कहना है कि वातावरण से निरपेक्ष, यानी किसी भी देश में आप लागू करिए, चाहे विकासशील देश हो चाहे विकसित देश हो। फिर ये कह रहे हैं कि ये संगठनात्मक रूप से भी निरपेक्ष है। ये वाली बात पहले ही हमने बता दी कि भाई चाहे पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो। तो अब ऐसी कौन सी बातें हैं जो ये कह रहे हैं कि हर जगह लागू होती है, अब वही समझते हैं। तो इनके 14 सिद्धांत हैं, फायोल के 14 सिद्धांत हैं। उनमें से सबसे पहला है काम का विभाजन, डिवीज़न ऑफ वर्क। इस सिद्धांत के अनुसार, ये हेडिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा, है ना, इतना मुश्किल नहीं है इसको समझना। डिवीज़न ऑफ वर्क, फिर कार्य का अगर आप विभाजन करेंगे तो कुशलता आएगी। इससे क्या होगा कि हर सेक्टर के लिए एक एक एक्सपर्ट, जो भी व्यक्ति उसमें होगा वो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। तो इससे आप अच्छी तरह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकते हैं। इसी तरह से प्राधिकरण और जिम्मेदारी, ये है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देखिए फायोल का मानना है कि जो प्राधिकरण है उसका मतलब होता है डिसीजन लेने की शक्ति,
और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि सौंपा हुआ कार्य करना। तो इनका मानना है कि दोनों में संतुलन होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? संतुलन होना चाहिए। जैसे अगर किसी कर्मचारी को कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है तो उसे अपना काम कुशलता से करने के लिए पर्याप्त अधिकार दिया जाना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत ये भी बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिम्मेदारी अगर उसको हमने दे दिया तो वो काम तभी पूरा कर पाएगा जब उसके पास कुछ अधिकार होंगे। और ये भी हो सकता है कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे। तो हमें जो मैनेजमेंट देख रहा है उसको ये बात समझनी पड़ेगी कि अथॉरिटी कितनी दी जाए और रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी दी जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसी के साथ साथ अथॉरिटी भी आती जाएगी। तो ये थोड़ा सा इसका संतुलन बना कर रखना पड़ेगा कि पहले अथॉरिटी ज़्यादा करनी है या पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा करनी है। एक से दूसरी चीज़ अपने आप आ जाएगी। फिर है डिसिप्लिन। ये भी बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। निश्चित तौर पे ये जो बात इन्होंने बोली है ये हर जगह के लिए लागू होती है। इसके बाद अगला है कमांड की एकता। इसका मतलब क्या है? इनका मानना है कि देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पे किसी भी कर्मचारी को एक टाइम पे एक से ज़्यादा लोगों से ऑर्डर नहीं मिलना चाहिए। इससे क्या होगा? कन्फ्यूज़न होता है, संघर्ष भी पैदा होता है। तो इनका मानना है कमांड की एकता, यानी कि कमांड एक जगह से ही आनी चाहिए। इसके बाद है दिशा की एकता, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इसका ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी में कार्य कर रहा या संगठन में कार्य कर रहा प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो कंपनी से संबंधित लक्ष्य हैं वो एक ही रहने चाहिए। इससे क्या होगा? उनकी जो दिशा है वो एक बनी रहेगी। जैसे इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, अब ये अलग अलग उत्पाद का निर्माण करती है, तो उसके दोनों उत्पादों के लिए दो अलग अलग विभाग होना चाहिए और प्रत्येक विभाग का अपना अलग प्रभारी योजना और संसाधन होना चाहिए और इन गतिविधियों को अतिव्यापी नहीं होना चाहिए। इन सब बातों के बावजूद जो लक्ष्य है वो अल्टीमेटली क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए। फिर इसके बाद कर्मचारी के व्यक्तिगत हित की तुलना में संगठनात्मक हित को अधिक प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कभी ऐसा हो सकता है कि किसी का जो व्यक्तिगत हित है वो कंपनी के या संगठन के हित के सामने आ रहा हो, दोनों में क्लैश हो रहा हो। तो इस परिस्थिति में जैसे हो सकता है कोई कर्मचारी लापरवाह हो, स्वार्थ हो, उसमें कुछ सुस्ती बना हो, लेकिन ये सब व्यक्तिगत हितों को छोड़ करके उसको कंपनी के हित के लिए लगना चाहिए। फिर अगला पॉइंट है कर्मचारियों का पारिश्रमिक। बहुत आसान सी बात है, यार सीधी सी बात है। अल्टीमेटली जो कर्मचारी है वो काम कर किस लिए रहा है? तो वो काम कर रहा है जिससे उसको कुछ पारिश्रमिक मिल सके। तो पारिश्रमिक यदि अच्छा होगा तो उसका मोटिवेशन लेवल अच्छा बना रहेगा। और ये भी होना चाहिए कि ये न्याय संगत हो, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि जिससे जो मैनेजमेंट है उसको दिक्कत हो, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि उसका जीवन स्तर ही ठीक तरीके से चल ना पाए। इसके बाद केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण। तो देखिए, केंद्रीयकरण का मतलब है कि सारे आदेश ऊपर से आ रहे हैं, निचले वाले व्यक्ति को कार्य करने की आज़ादी बहुत कम है, निचले अधिकारियों को कार्य करने की आज़ादी कम है। लेकिन ये देखा गया कि जो बड़ी कंपनियां होते हैं, बड़े जो संगठन होते हैं, उसमें बाकी जो छोटे संगठन उनकी तुलना में विकेंद्रीकरण ज़्यादा होता है। उदाहरण के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है तो उसको ये अधिकार, उसके जो रीजनल सेंटर्स होते हैं उनको कुछ अपने क्षेत्र के अनुरूप जो उत्पाद है उसके लिए कुछ न कुछ परिवर्तन करने की आज़ादी रहती है। तो ये देखना होगा कि कितना केंद्रीयकरण ज़रूरी है, यानी कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि ऊपर से आई हैं उनको तो पूरी तरह से पालन किया जाए, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो नीचे लेवल पे जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके अनुभव के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए। तो यानी कि दोनों तरह से आदेश, ऊपर से भी और नीचे से भी कुछ इनपुट्स आ रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि ऊपर वाले कितने इनपुट्स को लेना है और नीचे वाले कितने इनपुट्स को लेना है।
ज़रूरी नहीं कि नीचे से जो इनपुट्स आ रहे हों सारे के सारे मानने लायक हों, कोई ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको नहीं माना जाए। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं स्केलर चैन की। स्केलर चैन का मतलब ये होता है कि सभी स्तरों पर वरिष्ठ और अधीनस्थों को जोड़ने के लिए ऊपर से नीचे तक प्राधिकरण की एक स्पष्ट रेखा होनी चाहिए। मतलब ये शीर्ष व्यक्ति हो गया संगठन का, उसके नीचे अब ये 2 व्यक्ति हैं, फिर उसके नीचे 2 व्यक्ति हैं, और ये दोनों व्यक्ति भी आपस में बात कर सकें। इसके नीचे कुछ लोग हैं, नीचे कुछ लोग हैं। तो ये एक पूरा चैन जैसा होना चाहिए कि अगर एक को समस्या है कुछ, मान लीजिए इसे कुछ समस्या है तो ये इससे ही जाके बात करें, इसे कुछ समस्या है ये इससे जाके बात करें। ऐसा नहीं कि ये डायरेक्ट जा करके इससे बात करें। इससे क्या होगा, मितव्ययिता आएगी संगठन में, और समय भी जो ज़्यादा खर्च हो रहा था वो कम खर्च होगा। तो ये है। इसके बाद व्यवस्थित क्रम। देखिए सब चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, चाहे वो वस्तुएं हों या चाहे वो लक्ष्य हो, सब कुछ व्यवस्थित रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, दक्षता आती है लोगों की, और सामग्री की अधिकतम दक्षता के लिए उपयुक्त समय पर उपयुक्त स्थान पर सभी को होना चाहिए, ये दक्षता को बढ़ाने के लिए। फिर अगली बात है समानता। तो देखिए ये भी बहुत आसानी से समझी जाने वाली बात है कि यार किसी भी संगठन में या किसी भी कंपनी में, किसी भी संगठन में या किसी भी कंपनी में ये ध्यान रखना चाहिए कि विभिन्न बैकग्राउंड वाले लोग उसमें आ सकते हैं, उन सभी को एक समान उनके साथ व्यवहार किया जाना चाहिए, जिससे कि उनका उत्साह बना रहे कंपनी के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट है कार्मिक की स्थिरता। देखिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। किसी भी कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी फील होनी चाहिए, उसको ये महसूस होना चाहिए कि मैं यदि कुछ मुझसे छोटी मोटी गलती होती है तो उसके बाद भी मेरी जो जॉब है वो सिक्योर रहेगी, और इससे कंपनी को भी फ़ायदा होता है। अब इसके बाद इनिशिएटिव का मतलब ये है जो हमने ऊपर अभी बात की थी, डिसेंट्रलाइजेशन। यानी ऊपर से तो आदेश आ ही रहे हैं, ऊपर से कुछ आदेश आ ही रहे हैं, ऊपर से जो बातें आ रही हैं उनको तो पालन किया ही जा रहा है। जो निचले स्तर के जो कर्मचारी या अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी यदि कोई सकारात्मक सुझाव आता है तो उसको मान लिया जाए। ये जो बात है ये प्रोत्साहित करती है जो निचले अधिकारी होते हैं या जो निचले कर्मचारी होते हैं। इससे एक स्वस्थ वातावरण भी तैयार होता है। फिर इसके बाद है एस्पिरिट डिकोर। एस्पिरिट डिकोर का मतलब सीधा सा है कि सौहार्द की भावना होनी चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए, टीम भावना होनी चाहिए। दोनों एक दूसरे के लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले होने चाहिए, प्रबंधन और जो कर्मचारी हैं। ये कोशिश की जानी चाहिए कि उनको इस प्रकार से कंपनी या संगठन के लक्ष्यों को बताया जाए कि उनका जो मैं की भावना है वो चली जाए और वो हम की भावना में बदल दी जाए। तो ये हो गई। अब इसके अलावा जो फायोल हैं वो मानते हैं कि यार किसी भी एक प्रबंधक में कुछ गुण हैं जो होने चाहिए, जैसे कि उसमें कुछ शारीरिक गुण होने चाहिए, स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, सामान्य रूप से शिक्षित होना चाहिए, तभी वो सभी बातों को समझ पाएगा। बहुत ज़रूरी है कि उसमें नैतिक गुण होने चाहिए, तभी वो दूसरे कर्मचारियों को प्रेरित कर पाएगा। विशिष्ट ज्ञान होगा तभी उसका सम्मान होगा, और उसके पास निश्चित तौर से अनुभव होगा, तभी वो ठीक तरीके से प्लानिंग्स बना पाएगा। तो ये सब बातें प्रबंधक में होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस विचारधारा या इस विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं फायोल की इन जितनी बातें हमने अभी पढ़ी, क्या इसकी कुछ आलोचनाएं भी हैं? हाँ, तो हैं। इनकी आलोचना में सबसे पहले बात करते हैं हर्बर्ट साइमन जैसे कुछ जो व्यवहारवादी हैं। व्यवहारवादी का मतलब, अब जैसे जो सिद्धांत फायोल ने दिए हैं जब उनको व्यवहारिक धरातल पर उतारा जाएगा तो उसमें परिणाम कुछ जब और आता है, तब फिर हर्बर्ट साइमन जैसे लोग इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो उनका मानना है कि देखिए सब कुछ पेपर पे नहीं आप बना सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, उसके लिए व्यवहारिक धरातल पे उतरना पड़ेगा। उनका मानना है कि देखिए आपके जो सिद्धांत हैं ये मुहावरे जैसे हैं। मुहावरे क्या होते हैं? मुहावरे होते हैं जो एक दूसरे के विपरीत
भी कार्य करते हैं। मतलब कुछ ऐसे मुहावरे होते हैं, एक मुहावरा एक बात करता है, दूसरा मुहावरा दूसरी बात करता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि शेर कभी घास नहीं खाता, मतलब क्या कहा जा रहा है, शेर कभी घास नहीं खाता, इसका मतलब कहा जा रहा है कि आप अपनी जो जो आपका नेचर है उसको चेंज नहीं करना चाहिए। फिर कभी कभी ऐसा भी कह दिया जाता है कि भाई जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रखिए, कि भाई अब जैसे भी है वैसे भी रहना चाहिए। तो कहने का मतलब जो मुहावरे होते हैं ये क्या है, ये सामान्य जो जनता होती है, सामान्य जनता का अनुभव होता है, अनुभवों को एक लाइन बना दी जाती है, उसको मुहावरे कहते हैं। और ये जो लाइन होती है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है, और इसीलिए ये विपरीत अर्थी होते हैं। तो हर्बर्ट साइमन कह रहे हैं कि यार जैसे मुहावरे होते हैं ना, एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उसी प्रकार से आपके सिद्धांत हैं। जैसे इसको आप उदाहरण से समझिए, यदि हम बात करते हैं केंद्रीयकरण की, तो इसका मतलब हो गया कि ऊपर से जो आदेश आए उसका पालन किया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद पहल जैसी चीज़ भी आप कह रहे हैं, माने नीचे से अगर कुछ सुझाव आ रहा है तो उसको भी माना जाना चाहिए। देखिए अब बात तो देखा जाए तो सही ही है कि ऊपर से भी कुछ जो आदेश हैं उनको तो ऊपर से लगभग सभी आदेशों को माना जाना चाहिए, लेकिन नीचे से भी कुछ अच्छे सुझाव आ सकते हैं। पर इसी का मजाक उड़ाते हैं कौन, हर्बर्ट साइमन, और ये कहते हैं कि देखिए ये तो मुहावरों जैसी बातें हो गई। फिर इसके बाद है, इनकी आलोचना फायोल की इसलिए भी की जाती है क्योंकि इन्होंने अपने सिद्धांतों को क्या कहा है, सार्वभौमिक घोषित किया है। तो भाई सार्वभौमिक घोषित करना, जबकि आपने इसका जो एक्सपेरिमेंट है वो हर जगह किया नहीं है, तो घोषित कैसे कर दिया आपने। तो इसीलिए इनके सिद्धांतों को अवैज्ञानिक कह दिया जाता है। फिर उसके बाद इनका मानना है कि यार संरचना पे कुछ ज़्यादा ही आप फोकस कर रहे हैं, संरचना से ज़्यादा महत्व मनुष्यों का है। भाई ऐसा नहीं कि इन्होंने मनुष्यों को महत्व नहीं दिया है, पर क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था 3 मूल आधार, तो 3 मूल आधार में संरचना सबसे पहले हमने बोला था कि संरचना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए वॉरेन वेनिस जो है इन्हें इन सिद्धांतों को मनुष्य रहित संगठन, या इन संगठनों को जो इनके अनुसार होने चाहिए, इनको क्या कहा है, मनुष्य रहित संगठन की संज्ञा दी है। और कहा जाता, आरोप लगाया जाता है कि यार फायोल ने जो है मानवीय तत्वों की अवहेलना की है। फिर इसके बाद फायोल की आलोचना इसलिए भी होती है कि इनका सारा जो फोकस है, ये क्या कहते हैं कि जितने भी काम होते हैं संगठन में उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होता है, मैनेजमेंट वाला। तो इनका जो सारा ध्यान है वो उच्च स्तर पर केंद्रित है, ये जो निम्न स्तर है इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। फिर इसके बाद ये भी कहा जाता है कि इन्होंने सारा जो फोकस किया हुआ, सारा बल जो लगा वो आर्थिक प्रेरणा पर लगाया हुआ है, जबकि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जो कारक होते हैं उनका भी महत्व होता है। फिर इसके बाद ये भी कहा जाता है कि सारा वो प्लानिंग पर ही फोकस कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन पे तो बात ही नहीं की गई है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, प्लानिंग बनाने तो आसान है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उसका क्रियान्वयन करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ये सब आलोचनाएं हैं, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, आप ये समझ गए होंगे कि ऐसा नहीं है कि फायोल बिल्कुल भी प्रासंगिक नहीं है। फायोल की प्रासंगिकता है। तो देखिए फायोल की प्रासंगिकता की बात करें तो फायोल बोला जाए या शास्त्रीय प्रशासनिक दृष्टिकोण विचारधारा के अग्रणी चिंतक हैं, और इनका कहना है कि भाई अच्छे प्रबंधन से किसी भी संगठन को दक्ष और प्रभावी बनाया जा सकता है। तो ये बात जो इनकी है फायोल की, कि अच्छे नियोजन को अच्छे नियोजन में मानते हैं कि प्रबंधन के लिए बहुत ज़रूरी है ये। तो इस प्रकार से वर्तमान समय में भी देख सकते हैं कि अच्छी प्लानिंग पर फोकस किया जा रहा है, दीर्घकालिक लक्ष्य बनाए जा रहे हैं, और उसके बाद उनको छोटे छोटे प्लानिंग्स में तोड़ा जा रहा है। जैसे विज़न 2020 हो गया, इसको इसी प्रकार से हम देख सकते हैं जो बनाया गया था। और 6 से 14 साल की जो बालिकाएं हैं उनके लिए 100% नामांकन कराया जाना चाहिए इसको प्राप्त करने के लिए। मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब जो चीज़ें हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय जैसी इस प्रकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, मनरेगा जैसे कार्यक्रम हो गए, तो ये सब कुछ जो किया जा रहा है ये सब क्या है, प्लानिंग्स ही तो हैं। और प्लानिंग्स यानी कि नियोजन की हम जब भी बात करेंगे तो फायोल को हम कैसे फिर इग्नोर कर सकते हैं।
फायोल इस प्रकार से संगठन में उनकी जो कही गई बातें हैं वो विकेंद्रीकरण की बात हम आज देख रहे हैं कि भाई पंचायती राज व्यवस्था में किया जा रहा है। तो ये उनके जो सिद्धांत हैं उनमें से बहुत सारी बातें हैं जो कि हमेशा संगठन में विद्यमान रहने वाली हैं। तो ये थी बात प्रशासनिक दृष्टिकोण की। अब हम यहाँ पे अपना ये टॉपिक फिनिश करते हैं। आपको अगर इसमें कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।